आज हम क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की जो आपका है क्लास 9th का मैथ का 8वां अध्याय है चतुर्भुज, इसका हम बेसिक सीखेंगे और हो सका तो एक दो क्वेश्चन भी इसमें कर लेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक, क्योंकि चतुर्भुज एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सिद्ध करना होगा और सिद्ध आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं। जब तक आपको चतुर्भुज की क्वालिटियां नहीं पता होंगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चतुर्भुज को ही हम समझते हैं। चतुर्भुज को अगर देखा जाए तो बेसिकली देखिए, पढ़ाने का कई तरीका हो सकता है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इतने टाइप के हो सकते हैं, इतने टाइप के, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप वैसे ही याद करके चलिए और वही मान के चलिए। ठीक, तभी आप लगा पाएंगे, वरना लगा होगा नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो समझिए, चतुर्भुज पहला होता है आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। दूसरा होता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा होता है आपका पतंग चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज तीन प्रकार के होते तो और है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसा समझते चलिए। चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इसमें एक जोड़ी रेखाएं एक दूसरे के समांतर। देखिए ये समांतर, मैंने इसमें एक चिन्ह लगा दिया, इसमें इसका मतलब ये है कि ये रेखा इसके समांतर है। आप नाम इसमें लिख सकते हैं ए बी सी डी। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज हो क्या कर सकता है पहले इसको समझ लीजिए। चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा, जिसमें चार भुजाएं हों। जैसे क्या ये चतुर्भुज है? आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें चार भुजाएं हैं। ये भी चतुर्भुज होगा, 1 2 3 4, चार भुजा इसमें है। इसे भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4, चार भुजा इसमें भी है। इसे देखिए 1 2 3 4, चार भुजा तो इसमें भी है, लेकिन हम इसे चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुली आकृति है। क्या है ये? खुली आकृति है। तो चतुर्भुज की डिफिनीशन हम यही से पता पा सकते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है और वो भुजाएं बंद होनी चाहिए, यानी चार बंद भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है, खुली आकृति नहीं होती। यहाँ पे ये खुला है इसलिए गलत है, बाकी ये सब क्या है? राइट है। अब ये अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझिए पहला क्या है? समलंब। समलंब चतुर्भुज की कुछ क्वालिटियां होती हैं, और ये क्वालिटियां इसकी क्या है कि एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, समांतर होती है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली लाइन जो आपकी ए बी है वो पैरेलल होगी किसके? डी सी के। ये होता है समलंब आपका। ठीक, पतंग की बात करें, हाँ इसकी भी बात हम करने वाले हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। पतंग चतुर्भुज जो होता है वो एकदम पतंग की तरह होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये वाली भुजा जितनी होगी उतनी ये भी होगी। अगर हम कहते हैं ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होता है। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जितना होगा उतना ये होगा। अगर हम कहते हैं ये 5 है तो ये भुजा भी 5 होगी। ये होता है पतंग चतुर्भुज। यानी पतंग चतुर्भुज की आपस की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बात क्लियर है? पतंग को हमें आगे चल के पढ़ना है, समलंब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, पीछे पीछे भी मिल चुका है, अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हम समांतर पे फोकस करते हैं, समांतर चतुर्भुज पे फोकस करते हैं, तो हम इनको मिटा देते हैं अभी के लिए। ठीक, साइड वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समांतर को बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी, चार भुजाओं से हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा चतुर्भुज है, उसकी कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए। क्वालिटियां क्या है इसको समझते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर भी होती है।
यानी ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके बराबर, यानी जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा। सेम इसी तरीके से इधर वाली भुजा समांतर होगी किसके, इस वाली भुजा के, तथा इसके बराबर भी होगी। ठीक, और समझिए इसके जो डायगोनल, अच्छा इतना हम लिख सकते हैं क्या, लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाली भुजा जो आपकी क्या है ए बी, ये समांतर होगी किसके, इसके डी सी के, तथा ये जो भुजा ए बी है ना, ये ए बी ये बराबर भी होगी किसके, डी सी के। एक बात क्लियर। सेम ऐसे इधर वाला ये जो ए डी है, ए डी पैरेलल हुई किसके, बी सी के, और ये भुजा जो ए डी है ये बराबर भी होगी किसके, बी सी के। बात समझ में आ रही है। ये इसकी क्वालिटियां हैं। और क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के होगा, ये वाला कोण इस कोण के, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। इतना हो गया। इसके बाद और भी अभी अब क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर मान लें ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये ओ भी जितना होगा ओ डी भी उतना होगा, ए ओ जितना होगा ओ सी भी उतना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी के, ऐसे ही डी ओ बराबर ओ बी के। ये इतनी क्वालिटी होती हैं। क्या क्या होती हैं एक बार फिर से बताइएगा, तब आपको समझ में आएगा। इतना आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक लगाएंगे। देखिए ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या है, आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर होती है, तो ये भुजा भी समांतर तथा बराबर हो जाएगी। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी क्वालिटियां आपको समझ में आ गई। ठीक, तो मैं इन्हीं बातों को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, आप इसको नोट करते चलिए। पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर व बराबर होती हैं, व बराबर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके समांतर तथा बराबर होगी। दूसरी क्वालिटी हमने क्या बताया, इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है। ठीक, तीसरा हमने क्या बताया कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए जो आप पढ़ ना पाए, इस पे जो लिखा है मैं बोलते चल रहा हूँ, इसलिए आप उसको नोट करते चलिएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझिए। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं, ये पहला स्टेप है। आमने सामने के कोण परस्पर बराबर होते हैं, ये दूसरा स्टेप है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तीसरा क्या है, इनके जो विकर्ण होती है डायगोनल, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये हो गया। ये सारी क्वालिटियां हैं आपकी किसकी, समांतर चतुर्भुज की। ये सब क्वालिटियां हैं जो कि हमने इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। बात क्लियर है। अब हम समझते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज ये है, ये समांतर चतुर्भुज दो प्रकार का होगा। समांतर चतुर्भुज दो प्रकार का, एक तो हो जाएगा आपका आयत, ठीक, और दूसरा हो जाएगा आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज ये है, ये दो प्रकार का, आयत और समचतुर्भुज। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे
पढ़ते चलिए। ये आयत और ये समचतुर्भुज। आयत कैसे होता है, ये आयत है, जनरली हम लोग जानते हैं। समचतुर्भुज को भी हम समझते हैं। चलिए नाम रख लेते हैं इनका हम, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक, देखिए समांतर चतुर्भुज से ये और ये निकला। ठीक, समांतर चतुर्भुज को आप लोग पिता मान लीजिए, ये दोनों इसके बच्चे हैं। पिता के गुण बच्चों में जाते हैं, कंफर्म है। तो जब पिता के जो क्वालिटियां हैं वो बच्चों में होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। यानी हम कह सकते हैं आयत के अंदर वो सारी क्वालिटियां होंगी जो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत होंगी। आयत के अंदर वो सभी गुण होंगे जो समांतर चतुर्भुज में होगा। सम चतुर्भुज में भी वो सारे गुण होंगे जो समांतर चतुर्भुज में होगा। यानी इसमें और इसमें, इन दोनों में ये सभी गुण होंगे, ये चारों चीजें होंगी जो हमने लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं ये सभी गुण इसमें होंगे। बात क्लियर है? तो इसको देखते हैं क्या क्या होगा। फिर वही बात, जो इसके गुण है वो इसमें होंगे, रिपीट हो जाएगा आपका, आप दोहराते चलिए। आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होंगी, ये पहला गुण इसमें भी होगा। ठीक, आमने सामने के कोण परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके। दूसरा स्टेप। तीसरा क्या, इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तीसरा। देखिए इसके सभी गुण इसमें आ गए। ठीक, लेकिन इसका खुद का भी अपना दो गुण होता है। भाई पिता का गुण तो लेके आया ही है ये, इसका खुद का भी तो गुण होगा। इसके खुद के दो क्वालिटी होते हैं। पहला होता है इसके विकर्ण, किसके, आयत के, इसके जो विकर्ण है आपस में बराबर होते हैं। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके जो ये विकर्ण कौन सा है, ये ए सी और ये बी डी बराबर होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ए सी है ये बराबर होगा किसके, डी बी के। एक क्वालिटी और इसकी है, दूसरी क्वालिटी क्या है, इसका कम से कम एक एंगल, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी इसकी क्या है, इसके विकर्ण बराबर होंगे और एक कोण कोई भी 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं समचतुर्भुज की तरफ। समचतुर्भुज में भी क्या होगा कि इसी की संतान है, तो इसके अंदर जितनी क्वालिटियां होंगी वो सभी क्वालिटियां इसमें मौजूद होंगी। तो क्या क्या होंगी, पहला आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, ये इसके समांतर बराबर होगा, ये इसके समांतर और बराबर होगा। आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ इनके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये क्वालिटी है। भाई सम समांतर चतुर्भुज के जितने गुण थे वो सब इसमें भी मौजूद होगा, इसमें भी मौजूद था। आयत के अपने दो अलग गुण थे, तो भैया ये कहीं पीछे रहेगा, है तो इसी का भाई, तो इसका भी दो अपना गुण होगा, इसका भी अपना दो गुण क्या होगा। आप देखिए नकल इसकी कर रहा तो जाहिर सी बात है कुछ क्वालिटियां तो सेम होंगी। इसका जो पहला गुण है वो ये है कि इसके विकर्ण, देखिए ये विकर्ण की बात लाया तो भी विकर्ण की बात लाएगा। भाई होता नहीं बच्चों में, जो अगर वो उसको कुछ दे दो तो भी जिद करता हमको लेने के लिए। तो इसका जो ये समांतर चतुर्भुज है इसका इसमें भी गुण है, सेम इसका गुण इसमें भी है, लेकिन अब आयत का अपना खुद का अलग से गुण है। तो भाई ये सम चतुर्भुज इसको देख के इसका गुण तो अपनाएगा ही, वो देखेगा हाँ ये विकर्ण के साथ कुछ कर रहा है, इसके कोण के साथ कुछ कर रहा है, तो ये भी अपने विकर्ण कोण के साथ कुछ करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसका विकर्ण या फिर इसके विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर यानी 90 डिग्री पर, सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए समद्विभाजित तो कर ही रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, समकोण पर। इसने कहा कि हमारे विकर्ण बराबर है, वो कहता है ठीक है तुम्हारे विकर्ण बराबर है, तो हमारे विकर्ण बराबर तो काट ही रहे हैं, 90 डिग्री पे काटेंगे, यानी इसका प्रत्येक कोण यहाँ वाला ये 90 डिग्री पे ये काटेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं,
कि इसका जो एंगल ए होगा, एंगल ए ओ और ये बी, ये बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। इसी प्रकार से इधर वाला एंगल, एंगल बी ओ सी, देखिए बी ओ सी, ये भी बराबर होगा 90 के। इसी प्रकार से इधर वाला ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर क्या होगा, 90। इसी प्रकार से नीचे वाला डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। तो ये जो इसके विकर्ण होते हैं परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी अपनी भी दो क्वालिटी है, और जब इसकी नकल कर रहा है तो इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो यही सेम सेम यहाँ कॉपी करता है, इसका भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण कम से कम 90 डिग्री होता है। बात क्लियर है? मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको दोबारा से हम अच्छे से समझा देते हैं। फोटो ले लिया होगा, चलिए समझते हैं। यहां तक हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया कि आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, समचतुर्भुज के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये अपने अपने कुछ गुणों को रखते हैं, जैसे आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक कोण 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, ये आयत और ये वर्ग, ये जो समचतुर्भुज है, ये दोनों मिलकर एक और आकृति का निर्माण करते हैं जिसका नाम है वर्ग। ये दोनों मिलकर एक और आकृति बनाते हैं जो क्या है, एक वर्ग है। अब समझिए, ये फादर था, ये इन दोनों के शिष्य बच्चे थे। तो आयत और समचतुर्भुज निकले हैं समांतर चतुर्भुज से, तो आयत में भी सभी गुण इसके थे, समचतुर्भुज में भी सभी गुण इसके थे। तो ये बताइए, जब ये वर्ग इन दोनों से निकल रहा है तो आयत का सभी गुण वर्ग में होगा, इससे भी तो बना है, तो समचतुर्भुज के भी सभी गुण वर्ग में होंगे। इन आयत का सभी गुण वर्ग में, समचतुर्भुज का भी सभी गुण वर्ग में। अब जब इसका और इसका गुण दोनों इसमें है, तो इन दोनों में तो इसका गुण है। भाई अगर पापा का क्वालिटी इसमें है तो इसके पापा में इसके दादा की क्वालिटी है, तो इसकी क्वालिटी इसमें और इसकी पूरी क्वालिटी इसमें और इसकी पूरी क्वालिटी इसमें। हम कह सकते हैं कि एक वर्ग में आयत भी है, एक वर्ग में समचतुर्भुज भी है, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज भी है। तो समझते हैं ये वर्ग में क्या आएगा। ये पहले स्टार्टिंग से, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। फिर क्या, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो हो गया इसका गुण। इसमें क्या होगा, आयत का भी गुण होगा। आयत में भी ये सभी गुण हैं, लेकिन इसकी अपनी दो और क्वालिटियां क्या है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी इसके भी विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये AC बराबर हो जाएगा BD के। और एक क्वालिटी है एक कोण 90 डिग्री का, इसमें भी एक कोण कम से कम 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री सभी होंगे, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होगा तो एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, क्योंकि देखा है तो समांतर है, सभी 90-90 डिग्री बन जाएंगे। तो वर्ग के अंदर आयत की सभी क्वालिटी आ गई, समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटी आ गई, बच गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की कुछ क्वालिटी इसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन इसकी अपनी क्या क्वालिटी है, दो, वो दोनों क्वालिटियां भी इसमें रहती हैं। दूसरी क्वालिटी देखो ऑलरेडी आ चुकी है आयत से, क्योंकि इसका एक कोण क्या होता है, 90, तो यहाँ तो हमने 90 कर लिया। अगला क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। बात आई समझ में? यानी समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटी वर्ग में है, समचतुर्भुज की सभी क्वालिटी वर्ग में है, आयत की सभी क्वालिटी वर्ग में है। ठीक, समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटी समचतुर्भुज में है, समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटी आयत में भी है। अब यहां से एक चीज आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने जा रहा हूं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। एक वर्ग, ये जो वर्ग होता है, एक वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, एक वर्ग को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, एक वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ग में आयत की सभी क्वालिटियां हैं तो आयत होगा, इस वर्ग में समचतुर्भुज की भी सभी क्वालिटियां हैं तो समचतुर्भुज भी हो जाएगा, इसी वर्ग में समांतर चतुर्भुज की भी सभी क्वालिटियां हैं तो समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं क्योंकि इस आयत में समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटियां हैं। हम इस समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं क्योंकि इस समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटियां हैं।
हम एक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ग की सभी क्वालिटियां इसमें नहीं है। हम एक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि समचतुर्भुज में वर्ग की सभी क्वालिटियां नहीं है। हम आयत को समचतुर्भुज या समचतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते क्योंकि इन दोनों के अंदर इसकी तो सभी क्वालिटियां हैं, लेकिन इनकी एक क्वालिटी भिन्न है। इसका यहाँ 90 डिग्री पे काटता है लेकिन यहाँ 90 डिग्री पे काटता नहीं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। जब तक सब कुछ बराबर नहीं होगा सेम सेम तब तक हम नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ पे वर्ग देखिए बहुत अच्छी चीज है ये, वर्ग में इसकी भी क्वालिटी पूरी, इसकी भी क्वालिटी पूरी, इसकी भी क्वालिटी पूरी, यानी हम वर्ग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, और इसके खुद का तो वर्ग है ही। ठीक, कमाल का ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका बेसिक है। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नीचे विजिबल हो रहा होगा। एक चतुर्भुज के कोण, तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ये कौन सा चतुर्भुज है नहीं पता है। इसके कोण 3:5, इसका जो रेशियो दे रखा है, हम सब चतुर्भुज यहां लिख लेते हैं। चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण दे रखा है 3:5:9:13। ठीक, तो अगर हम इस एंगल को 3 मान लें तो 3x हो जाएगा, इसको 5 मान ले तो ये 5x हो जाएगा, इसको 9 मान ले तो ये 9x हो जाएगा, इसको 13 मान ले तो ये 13x हो जाएगा, क्योंकि ये चारों कोण यही तो दे रखे हैं। ठीक, समचतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें A, B, D और C ज्ञात करना। हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हम कैसे पता करते हैं, एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, 180। n होता है भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देखिए कितनी भुजाएं इसमें है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 -2 और गुणे में 180। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 गुणे 180 बराबर कितना आ गया, 360। हम कह सकते हैं इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। और समझिए, मान लो हम एक ट्रायंगल ले लिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3, तो यही फार्मूला अपनाएंगे। n की जगह क्या रखेंगे, 3 -2 और गुणे में 180। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 गुणे 180, 180 एक 180, यानी इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ऐसे ही नहीं रट्टा मान लेते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। कंसेप्ट होता है भैया, आप इसको याद रखिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो हमें तो पता चल गया कि इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री होगा। सबको जोड़ देंगे तो जब भी अनुपात में दे तो हम x लगा देते हैं। कोण A बराबर क्या है, 3x, तो 3x प्लस कोण B बराबर 5x प्लस कोण C बराबर 9x प्लस कोण D, तो D का मान कितना है यहाँ पे, 13x इक्वल टू 360। देखिए 5 3 8x, 8 9 8 17x, 17 और 13, 17 3 20 30x, 30x बराबर 360 आया है। तो x इक्वल टू 360, 30 गुणे में है तो 30 भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से हम इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब हमें कोण निकालना है तो निकालते हैं। एंगल A बराबर कितना है, 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना है, 12, तो 12 3 36, तो एंगल A बराबर कितना आ गया, 36। एंगल B बराबर कितना है, 5 गुणे x है, तो एंगल B बराबर 5 गुणे x का मान आया है 12, तो 12 पंचे 60। फिर एंगल C बराबर कितना है, 9x, यानी 9 गुणे x, तो एंगल C बराबर 9 गुणे x का मान आ रहा है 12 है, तो 12 9 108। फिर एंगल D बराबर 13 गुणे x है, तो एंगल D बराबर 13 गुणे x का मान कितना आया है, 12, तो 13 दूनी 26, 13 का 13, 13 2 15, 156।
तो डी का मान आ गया 156, सी का मान आ गया 108, बी का मान आ गया 60 और ए का मान आ गया 36। तो हम कह सकते हैं कि ये 36 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 108 डिग्री है और ये 156 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आप बना लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम हट जाते हैं, आप इसका फोटो ले लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका नीचे दिख रहा होगा आपको, कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज आप ले लीजिए, ए बी सी डी। ठीक, इनके विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा, ए सी और बी डी। दिया क्या है, जो दिया है हम लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सभी क्वालिटियां होंगी, जाहिर सी बात होंगी। और क्या कह रहा है, इसके विकर्ण बराबर है, विकर्ण कौन सा है, ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक, देखिए ये तो विकर्ण है, ए सी बी डी के बराबर है, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आयत की क्या होती है, दो क्वालिटी। ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सभी क्वालिटियां इसमें मौजूद होंगी। फिर हमें आयत सिद्ध करना है, तो आयत में क्या होता है, सभी गुण तो समांतर चतुर्भुज के होते हैं, लेकिन उसके अपने दो गुण होते हैं। पहला क्या होता है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वो सिद्ध करना है, लेकिन वो दे दिया है कि विकर्ण बराबर है पहले से ही। अब बचा क्या, दूसरी क्वालिटी इसकी होती है कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी हमें इसमें कोई भी एक कोण हमें 90 डिग्री दिखा देना है, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होंगे, तो सभी गुण क्या क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज गुण क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी हम ये डी सी पैरेलल होंगे किसके, ए बी के। देखिए डी सी ए बी के पैरेलल होगा, ऐसे ही ए डी पैरेलल होगा बी सी के, पैरेलल मतलब समांतर, ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और भुजाएं आपस में बराबर भी होती है, ए बी बराबर होगा डी सी के, ए बी बराबर होगा डी सी के, और ये ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। और क्या क्या हो सकता है, आमने सामने के एंगल, यानी हम ये एंगल कह सकते हैं, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और उधर वाला एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, तथा जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो और क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की क्वालिटी है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बात क्लियर है। अब हमें सिद्ध करना है ये एक आयत है। अब ये सब तो है, आयत के लिए क्या चाहिए, केवल विकर्ण बराबर कर दो। तो देखो विकर्ण बराबर पहले से ही है, उसको करना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, और ये दिया है, क्या है, दिया है, यानी हमें एक ही एंगल को ही सिद्ध करना है। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं समचतुर्भुज की एक गुण है। ठीक, अब देखिए हम इसको 90 कब कर सकते हैं, इस एंगल को 90 कब कर सकते हैं, यहाँ पे रफली समझिए। अगर ये चतुर्भुज है, ये एंगल इस एंगल को देखिए, क्योंकि ये लाइन समांतर है कि नहीं, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। जब समांतर लाइनें होंगी तो उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, जैसे ऐसे लाइन समांतर होती है तिर्यक रेखा काटती है, तो ये और ये मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो अगर इसको x मान ले, इसको x मान ले, तो x x 2x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180, दो गुणे में तो भाग में काट देंगे, आएगा क्या 90, तो ये 90 आ जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो एक कोण 90 सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों का बराबर करना जरूरी है, यानी इसके लिए हमें इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना है, तब हम 180 लगा लेंगे। कि बराबर कब आएगा, बराबर तभी आता है जब कोई दो ऐसा त्रिभुज ले जिसमें एक त्रिभुज में ये कोण आए, दूसरे त्रिभुज में ये कोण आ जाए, और दोनों समरूप सिद्ध हो जाए, सर्वांगसम सिद्ध हो जाए। सर्वांगसम सिद्ध होगा तो इसकी भुजाएं एक कोण कोण के बराबर हो जाएगा, जब कोण बराबर हो जाएगा
हमारा काम बन जाएगा। ठीक, यानी हमें 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए क्या करना है समझिए, हमें कोई दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक, और उसको हमें सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, और दूसरा ये वाला ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो किसका नाम क्या है, देखिए त्रिभुज ADC व त्रिभुज BDC में, देखिए ADC इस त्रिभुज में और BDC इस त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ जाएगा और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये जो इस त्रिभुज का AD है वो इस वाले त्रिभुज के इस BC के बराबर है, तो हम लिख देते हैं AD बराबर है BC के। ठीक, और इसका जो ये DC है, ये देखिए इस त्रिभुज में जो DC है वो इस त्रिभुज में भी तो आ रहा है, तो DC DC के उभयनिष्ठ है, तो DC बराबर हो जाएगा DC के, अच्छा ये ऊपर वाला तो दिया है और ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो जाए। इसके बाद ये वाला देखिए ये क्या है, इसका विकर्ण है और ये भी इसका विकर्ण है, ये दे रखा है AC बराबर BD, देखिए AC BD के, तो हम लिखेंगे क्या AC बराबर BD और ये भी गिवन है यानी दिया है। तो अगर हम देखें तो ये साइड इस साइड के, ये साइड इसी साइड के और ये वाला साइड इस साइड के, तो साइड 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 नियम लग गया कि नहीं लग गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो सॉरी सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप सर्वांगसम बोल सकते हैं। ADC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BDC से। अब देखिए हमें ये D वाला एंगल पूरा सिद्ध करना था C के, तो क्या ऐसा है, देखो D वाला C के बराबर है कि नहीं। देखो अगर हम इस C को देखें तो इस C के, एक सेकंड हम जरा इसको स्ट्रक्चर को सीधा लिख लेते हैं, ADC हमने ये वाला लिया था, अब ये वाला लिया है तो ये वाला एंगल इधर के बराबर होगा, और हमने क्या किया BDC, ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो इसका जो D है उसके C के बराबर हो जाएगा, BCD यहाँ पे। अच्छा ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए A लिया फिर D लिया फिर C लिया और यहाँ पे B लिया फिर C फिर D होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे BCD होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा BCD, बस ये चूज करने में गलती हो गई, ADC ACD करना था हमने, ये देखो क्योंकि ये वाली लाइन लिए हैं तो यहाँ से भी ये वाली लाइन लेके चलेंगे। ठीक, अब ये दोनों समरूप होंगे तो हमें क्या दिखाना है, ये वाला D इधर वाले C के बराबर होना चाहिए, तो देखो ये जो D है इसके C के बराबर है कि नहीं, तो एंगल D बराबर एंगल C के, ठीक, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए ये इसके बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये लाइन आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन भी अगर हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो अभी भी पैरेलल रहेगा, और ये लाइन एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, जब तिर्यक रेखा का काम करेगी तो इधर वाला एंगल और इसी लाइन के इधर वाले एंगल को जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या होंगे 180 के बराबर होंगे। ठीक, तो हम लिख लेंगे एंगल D प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री, यहाँ पे रीजन दे देंगे क्या, सह अंतः कोण, सह अंतः ये वाला एंगल इस, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं कोई रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला एंगल का योग 180 होता है। अब इसको कैसे नचा दो आप, क्या दिक्कत है, इसी तरह से है, समझ में आ गया। चलिए अब D और C को अगर हम देखें ध्यान से तो D बराबर C होता है, तो क्या इस D को हम C लिख सकते हैं, एंगल C प्लस ये एंगल C है, ये बराबर 180। देखिए D बराबर C है, समीकरण 1 इसको मान लो, यहाँ लिख देना, समीकरण 1 से कहा जाता है
समीकरण 1 से। अब सी और सी कितने सी हो जाएंगे, 2 एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी बराबर 180, 2 गुणे में है तो 2 भाग में आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 90, एंगल सी बराबर आ गया 90। अब देखिए ये वाला कोण 90 हो गया कि नहीं हो गया, अब ई 90 हुआ तो ई भी 90 हो गया, यानी एक कोण हमें 90 सिद्ध करना था, हमने 90 सिद्ध कर दिया, क्योंकि विकर्ण तो बराबर था। आयत होने के लिए क्वालिटी क्या चाहिए, विकर्ण बराबर होने चाहिए, तो विकर्ण पहले में दे दिया बराबर है, एक कोण 90 होना चाहिए, एक कोण 90 हमने सिद्ध कर दिया। अब इसने कह रखा था कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी तो सब इसमें है ही, अतः बस वही लाइन लिख देंगे यहाँ पे, अतः ए बी सी डी एक आयत है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आप इसका बेसिक अच्छे से पढ़ लीजिए, इन दोनों क्वेश्चनों को लगा लीजिए, फिर हम आगे का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक, हाँ 10 क्वेश्चन टोटल 12 है, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक, अगले क्लास में आगे बता देंगे, क्योंकि आप बेसिक अच्छे से समझे रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे। अगर हम वो बेसिक ना समझाते तो आप ये सब कहाँ समझ पाते कि क्वालिटियाँ होंगी। अब हम बार बार चिल्लाते हैं इसकी ये क्वालिटी होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है, हर क्वेश्चन में बताते तो दिक्कत होती है, इसीलिए हमने बेसिक पहले बता दिया। अब समझ लो वास्तव में चतुर्भुज हैं कौन, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इनकी क्या क्वालिटियाँ हैं, क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे आपसे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, उन्हें भी रेखा गणित की थोड़ी सी नॉलेज हो सके, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को कुछ समझें कि ये होता भी है, वरना स्कूल वाले तो वैसे ही छोड़ देते हैं बिना पढ़ाए हुए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।